हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग आज लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे और जिसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं ये आपकी बहुप्रतिष्ठित पुस्तक घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज, उसी के सारे ये पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। जो किसके लिए सबसे यूजफुल होंगे, वो होंगे अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूपी का एग्जाम जो 11 फरवरी है, या फिर अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एमपी पीसीएस राजस्थान और उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो है कि ऑथेंटिक तरीके से चीज़ें आपको तैयार हो जाती हैं। और इसीलिए जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनका सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है कि भाई घटना चक्र पे अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, आपकी अच्छे से समझ होनी चाहिए। और आप लोग करते भी हो इस चीज़ को फॉलो। लेकिन इतनी मोटी पुस्तकें होती हैं, 8 वॉल्यूम में आती है, जिसमें 6 तो जीएस की वॉल्यूम होती है, जिसकी वजह से आप उस पर कमांड नहीं कर पाते, तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हो और इस वजह से आप घटना चक्र से दूर हट जाते हो। लेकिन अब आपको दूर हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी समस्याओं का समाधान यूट्यूब के एकमात्र प्लेटफॉर्म ग्लैंस एकेडमी के द्वारा लाया गया है। कि सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करते हुए, सारे प्रश्नों और व्याख्याओं को इंक्लूड करते हुए सभी सब्जेक्ट के अलग अलग शॉर्ट नोट्स बना दिए गए हैं, जो मैक्सिमम 40-45 पेज, 50 पेज, 55 पेज में हैं। कुछ तो ऐसे नोट्स हैं जो केवल 35-40 पेज में ही कवर हो चुके हैं। तो इतने कम पेजेस के नोट्स आप इजीली जो है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, जिससे घटना चक्र के सारे चैप्टर्स आपके रिवीजन होंगे, सारे क्वेश्चन और सारे एक्सप्लेनेशन भी रिवीजन हो जाएंगे। अब इस समस्या का समाधान आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको पीडीएफ परचेस करनी होगी, जिसके लिए वीडियो के नीचे मोर सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जहां पर आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो पीडीएफ की। साथ ही साथ वहां पे पेमेंट सिस्टम, सभी पीडीएफ की प्राइस जो है बहुत ही कम प्राइस है दोस्तों, आराम से इजीली अफोर्डेबल प्राइस हम लोगों ने रखी है कि ताकि हर एक स्टूडेंट एस्पिरेंट आराम से ले सके उस चीज़ को। और उसको आप प्रिंट आउट निकाल के अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हो कि आपका और अच्छे से तैयारी हो सके और अच्छे से घटना चक्र की समझ विकसित हो सके, तो आप हमारी रेगुलर क्लासेस देखते रहिएगा प्रिंट आउट निकालने के साथ, जिससे आप उसमें अपडेट भी कर पाओगे और नॉलेज को इन्हांस कर पाओगे। और इसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है 12 लेक्चर में, इंडियन पॉलिटी 12 लेक्चर में कंप्लीट हो गई, बायोलॉजी के ये 6 लेक्चर है और 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और आएंगे। और कल शाम को मैंने अब एनवायरनमेंट भी शुरू कर दिया है, और निशु मैम का जो गले की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई है। तो वो हो सकता है शाम में आज आपको क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की भी देखने को मिलेगी। तो लगातार हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे 5 से 6 जनवरी के अंदर अंदर सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं। ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं बचे हुए, परेशान मत होइए। और करंट अफेयर्स की भी पूरी सीरीज यहाँ पर आपको मिलेगी। ईयरली जो मैगजीन है वो आने वाली है 1 से 2 दिन में, तो उसके भी शॉर्ट नोट्स आपको बना के दे दिए जाएंगे, जो कि कचरा मटेरियल हटा के इंपॉर्टेंट मटेरियल जो होगा वो मिलेगा। और पीवाईक्यू सीरीज तैयार हो चुकी है, उसकी भी क्लासेस अब शुरू होंगी और यूपी स्पेशल की भी क्लासेस शुरू होंगी। तो इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपनी बायोलॉजी की आज की क्लास को। तो बायोलॉजी में दोस्तों हम लोगों ने प्लांट के बारे में पढ़ा था, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, सारी चीज़ें। और अब हम चलेंगे बीमारियों की तरफ, जो विषाणुओं से होती हैं, कुछ जीवाणुओं से होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होती हैं, कुछ कवक से होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग, क्योंकि आपके आरओ एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में अक्सर बीमारियों से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आते हैं, चाहे वो मैचिंग करने के लिए आ जाए, चाहे सिंगल सिंगल करके आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वायरस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, चाहे वो कोरोना हो गया, इबोला हो गया, मम्स हो गया, बहुत सारी होती हैं। तो इनके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम वायरस को तो समझे, जिस फैक्टर से, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि वायरस होता क्या है, क्योंकि वायरस और जीवाणु उनमें कुछ अंतर होते होंगे, तभी तो वायरस का अंतर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात होती है कि जो वायरस शब्द दिया गया वो किसने दिया गया दोस्तों, तो एम.डब्ल्यू. बेंजेरिक ने। ठीक है, बेंजेरिक ने, क्योंकि ये वन लाइनर प्रश्न के तौर पर पूछ लिया जाता है आपके आरओ के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में। और इसका जो न्यूक्लिक एसिड जीनोम होता है ना, वो आरएनए अथवा डीएनए आधारित संभव है। तो ध्यान देना कि आरएनए और डीएनए दोनों पे ही आधारित मिलेगा। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। लेकिन वायरस में आपको आरएनए तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आरएनए उसका मेन डीएनए जीनोम है। लेकिन साथ में कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें डीएनए भी मिलता है। तो आप लोग गलत मत कर देना कि वायरस में केवल आरएनए मिलता है, सर हमने तो यही पढ़ा था, गलत हो जाएगा। डीएनए भी मिलता है, ध्यान देना। ठीक है, वो अलग बात है कि 100 में से 1 या 2 वायरस ऐसे हैं जो डीएनए पे आधारित होते हैं, बाकी मैक्सिमम जो वायरस होते हैं वो आरएनए पे आधारित होते हैं। इवन कि कोरोना वायरस भी आरएनए पर ही आधारित है। और आरएनए डीएनए क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर डीएनए होता है, यानी कि जीन
की जो सीक्वेंसिंग होती है, जो आपकी बॉडी में जीन होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को आगे लेकर चलते हैं, वंशागति को आगे लेकर चलते हैं, तो डीएनए एक तरीके से भूमिका निभाता है जीन की। उसी तरीके से मच्छरों में भी, या यूं कहें वायरस में, आरएनए जो भूमिका निभाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को हस्तांतरित करने के लिए। लेकिन कुछ डीएनए आधारित भी वायरस होते हैं। तो आरएनए वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवंशिक परिवर्तन करते हैं। यानी जो आरएनए वायरस होते हैं वो बहुत तेजी से जो है कि अपनी कॉपी बनाते हैं, बहुत तेजी से अपनी जो है कि बच्चे पैदा करते हैं, साथ ही साथ बहुत तेजी से उसमें परिवर्तन आता है। जैसे कोविड-19 के दौरान हमने देखा था, जो सबसे पहले वायरस हुआ था, खोज की गई थी कोरोना वायरस की, तो उसका जो नाम था, जो वेरिएंट का नाम था, तो फिर आपने पढ़ा कि पिछले 3 सालों में हजारों तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी वेरिएंट निकल कर आया। पता चला कि आज ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया, ये पता चला कि ये नया वेरिएंट। तो भाई नया वेरिएंट का मतलब क्या था? पुराने वेरिएंट और नए वेरिएंट में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ, कुछ अंतर हुआ, कोई चीजें परिवर्तित होने को दिखी, तो वैज्ञानिकों ने उसके नए नए वेरिएंट के नाम दिए। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो आरएनए पर आधारित था, जो बहुत तेजी से वेरिएंट बदलता है अपने, जिसकी खोज कर पाना मुश्किल होता है और साथ में उसके लिए दवा तैयार कर पाना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपको आरएनए वायरस और डीएनए वायरस में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। और अब हम चलते हैं आगे विषाणुओं से होने वाले रोगों की तरफ। तो पहले बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से एक होते बैक्टीरियोफेज, जिसको हम लोग कहते हैं जीवाणु भोजी। अब ध्यान देना, जीवाणु भोजी यानी जीवाणुओं का भोजन करने वाला। तो कोई जीवाणु तो नहीं होगा, वो होता है वायरस। तो इस प्रकार का एक वायरस होता है जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियोफेज किसे कहा जाता है? कवक को, वायरस को, प्रोटोजोआ को, या फिर जीवाणु को? तो उत्तर क्या होगा? वायरस को कहा जाता है। तो विषाणुओं को ही क्या कह दिया था, मतलब वायरस को बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है, क्योंकि वो जीवाणुओं का भोजन करते हैं। और विषाणु जो होते हैं अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। अकोशिकीय क्यों? क्योंकि इनमें कोई रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं है। हालांकि कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, ये सभी अकोशिकीय जीव हैं, जो कि कोशिका भी नहीं होती इसमें, यानी कि सेल भी नहीं होती है। अब ध्यान देना, जो केवल जीवित कोशिका यानी सजीव माध्यम में ही वंश की वृद्धि करते हैं। इसीलिए वायरस हवा में अगर मुक्त रूप में घूम भी रहा होगा ना, तो वो डेड होगा, यानी कि वो मरा होगा, या यूं कहें कि वो कोमा में जा चुका होगा। कहते हैं ना कि कोमा में गया हुआ व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। तो वायरस जो हमारे हवा में घूम रहे होते हैं प्रदूषण के रूप में, धूल के रूप में, वो कोमा में होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी जानवर के संपर्क में आते हैं, किसी प्लांट के संपर्क में आते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो हमारे जो अंदर जो बॉडी शेल है वो तो जीवित होती है, तभी तो हम जिंदा घूम रहे हैं ना। चाहे वो जानवर हो, प्लांट हो, व्यक्ति हो, ये सब तो जिंदा है, जीवित प्राणी है। तो इनकी सेल भी क्या होगी? जीवित होगी। और जैसे ही ये वायरस इनके संपर्क में आता है, तो तुरंत जो है कि इनकी जीवित कोशिका पर अपना कब्जा करता है और बहुत सारे अपनी कॉपीज बना के वायरस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में, जानवरों की बॉडी में, पेड़ों में फैला देता है। तो इस तरीके से ये केवल और केवल जो जीवित सेल होती हैं, यानी कि जो व्यक्ति या प्राणी या जानवर जीवित होता है, उसमें जो है कि अपना वंश की वृद्धि करते हैं। तो विषाणु का जो संपर्क होता है, तो ये संपर्क के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जो वायरस होता है वो संपर्क से भी फैलता है। इसीलिए आपको जुकाम क्यों फैल जाती है? क्योंकि जुकाम आपकी बैक्टीरिया से नहीं बल्कि वायरस से होती है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति कहीं छींकता है तो कहा जाता है कि आप रुमाल लगा लीजिए, ताकि जो वायरस है वो हवा में ना घूमे। नहीं तो जो आसपास आपके कॉलीग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट हैं या स्टाफ हैं, फैमिली मेंबर है, तो उनको जुकाम पकड़ लेता है एक दिन बाद। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वायरस फैलता है इस तरीके से संपर्क में आने से। या कोरोना के दौरान आप देखिए, मुंह को मास्क लगा के एकदम कवर करके चलने को कहा गया, किसी भी वस्तु को आपको छूने को मना किया जाता था, पब्लिक प्लेस पे आपको मना किया जाता था, क्योंकि ये छूने से भी फैलता है वायरस। वहीं वायु के संचरण से भी फैलता है। अब जुकाम के जो वायरस है वो आपने छींका और वो जो वायरस है वो वायु में संचरित कर रहे थे, जैसी 100 मीटर 50 मीटर या दूसरी कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति को संपर्क में आते, फिर उसे भी क्या करते हैं? जुकाम पैदा करते हैं। वहीं भोजन से भी होता है, जल से होता है, कीटों आदि के द्वारा ये संचरित होते हैं। अब जैसे डेंगू जो बुखार होता है वो वायरस से ही होता है, मच्छर के काटने से होता है। अब मच्छर क्या है? कीट की प्रजाति होती है। तो भाई कीटों के द्वारा भी जब आपकी बॉडी को कट डंक किया जाता है, चाहे वो फिर मच्छर हो या कोई भी कीड़े हों, उनके द्वारा भी वायरस फैलता है हमारी बॉडी में। तो ये वो सारे माध्यम है जिसकी वजह से वायरस हमारे बॉडी में फैलता है या जानवरों में फैलता है। तो संपर्क हो गया, वायु हो गया, भोजन हो गया, जल हो गया, कीट हो गया, इस तरीके के और भी माध्यम हो सकते हैं। विषाणु जो होते हैं प्रोटीन के आवरण से घिरे होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता, क्योंकि जहां प्रोटीन होगा वहां उनको पचाने के लिए एंजाइम होना कंपलसरी है। लेकिन वायरस में ये एक अपवाद होता है कि प्रोटीन को पचाने के लिए कोई एंजाइम होता ही नहीं है।
अब आपकी बॉडी में अगर हम बात करें कि आप खाना खाते हो, हालांकि मैंने बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 और 4 में बहुत डिटेल से बताया था कि जो हमारा भोजन का सिस्टम होता है, हम कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुख में, लार में एंजाइम मिलता है जहां पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर पेट में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ बताया था, पेट में बताया था, और पेट में आपको पेप्सिन मिलेगा, गैस्ट्रिन मिलेगा, HCl मिलेगा। तो ये सब एंजाइम जो होते हैं वो आपके प्रोटीनों का पाचन करते हैं। लेकिन जो वायरस है उसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे प्रोटीन पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि सामान्यतः वायरस जो है कि प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे पॉइंट पे। आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो लाइक कर देना दोस्तों। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कंटेंट RO और UPPCS के लिए दिया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली बस आपको PDF को परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि PDF जो आपकी है वो हैंड रिटन नोट्स में काफी मेहनत की गई। 2 महीने से लगातार मैं और मेरी टीम और निशु मैम लगे हुए थे कि ताकि इस चीज को तैयार किया जा सके और आपके लिए एक इनिशिएटिव नया जो है कि प्रेजेंट किया जाए पूरे यूट्यूब पर, जिसने कभी नहीं दिया। क्योंकि सभी लोग PDF पढ़ा रहे हैं, सभी चीजें कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन हमने क्या किया, उस सभी चीजों को इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक के पैटर्न पे तैयार किया, ताकि आपको कम समय में अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। तो PDF को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और डेमो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर डेमो PDF मिल जाएगी। तो आइए दोबारा टॉपिक पे चलते हैं, ACE2। अब ये जो टर्म्स होती है दोस्तों, कई बार होता है, हालांकि UPSC ने भी पूछा है, PCS ने भी पूछा है इसको, कि इस पद का जो उल्लेख होता है विषाणु जनित रोगों के प्रसार हेतु होता है। यानी ACE2 जो होता है तो ये उन बीमारियों के लिए होता है जो विषाणु यानी वायरस से जनित रोग फैलते हैं। अब जैसे कोविशील्ड की बात करें, कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण संयुक्त रूप से ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका ने किया और भारत सीरम इंस्टीट्यूट ने किया। तो भारत सीरम इंस्टीट्यूट के जो हेड है, CEO कौन है, आधार पूनावाला है। तो इनके द्वारा और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, इन दोनों के संयुक्त रूप से कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया गया, और कोविशील्ड ही भारत में सबसे अधिक जो है कि वैक्सीन लगी है लोगों को। अच्छा, डेंगू बुखार की बात करें तो सबसे पहली बात कि इसको हम हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डेंगू जो बुखार होता है इसमें सबसे पहले हमारी काउंट होती है किसकी, प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, सबसे तेजी से गिरता है। एक सामान्य व्यक्ति में जो प्लेटलेट्स होना चाहिए वो 2.50 लाख से लेकर 4 लाख तक, यानी कि 2.5 लाख से 4 लाख तक सामान्यतः जो है कि प्लेटलेट होती है स्वस्थ मनुष्य में। लेकिन जब डेंगू बुखार फैलता है हमारे बॉडी के अंदर वायरस में, तो ये गिर कर क्या होती है, लगातार गिरती चली जाती है। 2.5 लाख से 2 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 1 लाख, 50,000, और जैसे ही 50,000 हो जाती है, 50,000 से नीचे, तो तुरंत डॉक्टर क्या करते हैं, इन्हें भर्ती करते हैं पेशेंट को कि अब ज्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है। अगर प्लेटलेट बिल्कुल ही जीरो हो गई तो आदमी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके अंदर वो ब्लड नहीं बचा ना। तो ये बात होती है। तो प्लेटलेट इसमें गिरती है। फिर वही सभी लोग जो है कि दवाइयां चलाते हैं, साथ में कुछ घरेलू नुस्खे, जैसे बकरी का दूध हो गया, भेड़ का दूध हो गया, पपीते की पत्ती हो गई, या नीम का जूस हो गया, कीवी फल हो गए। तो इन सब चीजों का भी सेवन बढ़ाया जाता है जिससे कि प्लेटलेट्स तेजी से ग्रो करे। और इसी को हम हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी हड्डियों तक में जो है कि पेन होता है। हड्डियों में ऐसा लगता है कि बुखार पकड़ लिया है, बहुत हीट हो चुकी है। और यह वायरस से संक्रमण होता है। तो यानी डेंगू बुखार वायरस से होता है। और किस प्रकार के वायरस से होता है, यानी कि इसका जो वाहक होता है, मतलब कौन सा ऐसा मच्छर होता है जो वाहक के रूप में काम करता है, तो क्यूलेक्स फैटिगेंस एडीज एजिप्टी नामक एक मादा मच्छर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट देना है आपको कि ये फीमेल मच्छर होता है, ठीक है, फीमेल मच्छर होता है। और जो मच्छर होता है वो कौन होता है, एडीज एजिप्टी और क्यूलेक्स फैटिगेंस। ये दोनों ही अलग अलग मादा मच्छर हैं जिनके द्वारा डेंगू बुखार संचरित किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, डेंगू मच्छर के बारे में पूरी आपको जानकारी समझ में आ गई है। और अब हम जरा आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि घटनासार अर्धवार्षिकी जो कि आ चुकी है मार्केट में, और जल्दी ही आपको जो इससे पहले की 6 महीने की अर्धवार्षिकी आई थी जिसके 5 लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, और अभी जो अर्धवार्षिकी आई है, दोनों को मिला के हम वार्षिकी के रूप में पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स तैयार करेंगे, जो 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद उसकी रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, जिससे आप बार बार उसे याद कर पाओ, रिवीजन कर पाओ। फिर आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना नोट्स बना दिया जाएगा वो सफिशियंट होगा और बेस्ट होगा। तो ज्यादा आप लोगों को फोकस नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहां से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मलेरिया की बात करें दोस्तों, तो मलेरिया जो ज्वर का कारक क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ एक जंतु होता है जिसका वाहक भी एक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। ध्यान देना कि डेंगू मच्छर हो, मलेरिया
हो या चिकनगुनिया हो, कोई भी हो, ये मच्छर के द्वारा अगर होता है तो स्पेशली मादा मच्छर, यहाँ पे नर मच्छर नहीं करना है। और ये प्लाज्मोडियम मतलब प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, जबकि डेंगू वायरस के द्वारा होता है। वहीं पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक वायरस रोग है। जब संक्रामक बीमारी होती है, संक्रामक का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना, चाहे वो छुआछूत के माध्यम से हो जाए, चाहे वो संपर्क में आने के माध्यम से हो जाए, किसी भी तरीके से। और इसका भी वाहक एक मादा एडीज जाति के मच्छर होते हैं। तो मादा मच्छर होते हैं वो भी एडीज जाति के। मलेरिया के लिए कौन से होते हैं? एनाफ्लीज होते हैं। डेंगू के लिए कौन से होते हैं? वो भी मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब बात करेंगे एडीज एल्बोपिक्टस। ये बहुत खतरनाक मच्छर होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मच्छर होता है एडीज एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों का ये कारक कहलाता है। यानी एडीज एल्बोपिक्टस जो होता है वो कहीं ना कहीं पीत ज्वर भी करता है, डेंगू ज्वर भी करता है, चिकनगुनिया भी करता है, सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस भी करता है। ऐसे रोगों का वो मुख्य कारक के रूप में होता है। और जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। क्या होता है? फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। और इस विषाणु के वाहक सिर्फ, ध्यान देना, सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं और इस रोग से मानव मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। अब ध्यान देना कि जो जापानी इंसेफेलाइटिस मच्छर होता है, मतलब जो बीमारी होती है, इसमें केवल और केवल क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर काम आते हैं। बाकी सभी मच्छर जो है कि आपने पढ़ा जो एडीज वाले होते हैं, तो पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, इन सब में। लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस में स्पेशली जो ब्रेन होता है ना, वो प्रभावित होता है बुखार के रूप में, और इसमें क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर ज्यादातर जिम्मेदार होते हैं। हाइड्रोफोबिया की बात करेंगे तो फोबिया मतलब होता है दोस्तों डर लगना, और हाइड्रो मतलब होता है पानी। तो इस तरीके से आप इसे तोड़ के पढ़ सकते हो। तो हाइड्रो मतलब हो जाएगा पानी और फोबिया मतलब हो जाएगा डर। तो भाई पानी से डरने की प्रक्रिया, रेबीज का ये पुराना नाम भी है, और यह विषाणु जनित एक रोग है। जैसे रेबीज सामान्यतः किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है, तो रेबीज का टीका वगैरह भी लगता है। लेकिन ये जो है विषाणु जनित एक बीमारी है, रेबीज के पुराने नाम को ही कहते हैं, यानी हाइड्रोफोबिया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि क्या कुत्ते के काटने से जो रेबीज होता है वो क्या पानी से ही होता है? तो कौन से पानी? आप घर में पानी पीने वाला यूज कर सकते हो, अब वो व्यक्ति पानी से हाथ धो सकता है, वो व्यक्ति पानी से मुंह धो सकता है। लेकिन जब वो उस पानी से नहाने जाएगा, या समुद्र में, नदी में, झील में, झरने में, तो उसे ऐसा डर लगेगा कि मैं इस पानी में डूब जाऊंगा, इसलिए मैं इस पानी में नहीं उतरूंगा। चाहे भले आपके घुटने तक ही वो पानी आता हो। जैसे कभी कभी होता है कि आप देखो कि गाँव में एक छोटी छोटी नहर होती है जो खेतों की सिंचाई के लिए होती है, और उस नहर से लोग तैर के या इवन की चल कर भी पार हो जाते हैं, क्योंकि वो घुटने के बराबर ही पानी होता है, या बहुत होता है तो कमर के बराबर होता है। लेकिन ऐसे में भी जो रेबीज के पेशेंट होते हैं वो डरते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो डूब जाएंगे, इसलिए वो नहाने से परहेज करेंगे। लेकिन पानी पीने से, खाना खाने से, हाथ धोने से, मुंह धोने से उन्हें कोई डर नहीं होता है। तो हाइड्रोफोबिया में ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पानी से बिल्कुल डर लगेगा। ऐसे में तो अगर व्यक्ति पानी पिएगा भी नहीं, पानी से मुंह भी नहीं धोएगा, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि पानी की कमी से तो व्यक्ति कितने दिन जीवित रह सकता है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। जैसी बॉडी डिहाइड्रेट होगी वो मर जाएगा। तो इस वजह से पानी, कौन सा पानी से डर लगेगा वो मैंने बताया आपको। एक होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस विषाणु, जीवाणु, अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने वाला एक रोग होता है। तो मेनिंजाइटिस एक तरीके से स्वेलिंग वाला रोग होता है। ये सामान्यतः आपकी जो बैकबोन होती है ना, मेरुरज्जु, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उस पर सूजन आ जाती है, या फिर आपके ब्रेन में सूजन आ जाती है। और ये आपके विषाणु से भी हो सकता है, ये आपको जीवाणु से भी हो सकता है, ये अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कवक से भी हो सकता है, फंगस से हो सकता है। ये केवल एक वाहक से नहीं, किसी से भी हो सकता है। और ये क्या कर सकता है? ये आपके मेरुरज्जु और मस्तिष्क में सूजन लाता है। वहीं बात करेंगे और भी आगे पॉइंट की, तो आप देखेंगे कि विषाणुओं, जीवाणुओं, अन्य परजीवियों के संक्रमण से अतिसार रोग होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायरिया कहते हैं। वयस्कों में नोरोवायरस रोग होता है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस से संक्रमण होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, अतिसार जो रोग होता है इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायरिया रोग। ठीक है, डायरिया हो जाना। अब ध्यान देना कि विषाणुओं से भी हो सकता है, जीवाणुओं से भी हो सकता है, अन्य परजीवी से भी हो सकता है। लेकिन अगर वो रोग नोरो वायरस से हो रहा है तो इसका मतलब वयस्कों में हो रहा है। अगर बच्चों में वो रोग हो रहा है अतिसार का, तो आप उसे रोटा वायरस से मानेंगे। तो ध्यान देना कि दोनों ही वायरस अलग अलग होते हैं एक ही बीमारी के लिए। वयस्कों को अलग प्रभावित करते हैं और बच्चों को अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि बॉडी में अगर आपके कैल्शियम की कमी है तो बच्चों को रिकेट्स जैसी बीमारी होती है, और बड़े लोगों को ऑस्टियोमेलेसिया नाम की बीमारी होती है। लेकिन अगर कैल्शियम के साथ आपकी बॉडी में क्लोरीन और सल्फर की भी कमी है तो आप कह सकते हो कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस नाम का भी बीमारी हो सकती है। तो वयस्कों और बच्चों में अलग अलग नाम से बीमारी होती है, जबकि सेम प्रॉब्लम होती है।
आगे देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में स्थायी रोग है तो यह स्थिति एंडेमिक कहलाती है। अब मान लो कोई क्षेत्र विशेष है, फॉर एग्जांपल 100 साल पहले आप देखोगे जब भारत आजाद नहीं था तो भारत में एक कॉमन बीमारी मिलती थी गांव में, प्लेग, जो चूहों की वजह से फैलती थी, हैजा। हैजा और प्लेग बहुत कॉमन बीमारी थी। आज जो है कि लोगों आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कोई संक्रामक रोग से कम समय में बड़ी संख्या जब प्रभावित हो जाती है तो यह स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। और जब यही स्थिति वैश्विक स्तर पे होती है तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना, जब तक कोरोना चाइना के वुहान शहर में था या कुछ शहरों में ही था या कुछ देशों में ही था तो हम कहते थे कि ये एपिडेमिक है, क्योंकि कम समय में बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो रही है, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था। लेकिन जब ये पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर फैल गया, विश्व स्तर पर इसका प्रसार हो गया, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जहां पे इसका संपर्क नहीं हुआ, तो ये पेंडेमिक कहलाने लगा। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक लगभग एक ही है, बस क्षेत्र विशेष तक सीमित हो तो आपका एपिडेमिक होगा, जब क्षेत्र विशेष से बाहर निकल जाओगे तो ये पेंडेमिक कहलाएगा। और एंडेमिक क्या होता है? कोई एक ऐसा रोग जो स्थायी होता है, जो 100 साल, 50 साल, 20 साल से लगातार बना हुआ है, जिसको दूर करने में प्रयास कर रहे हैं लगातार सरकार के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे उसमें उन्मूलन देखने को मिल रहा है। जैसे पोलियो रोग आप कह सकते हो, एंडेमिक की स्थिति है कि भारत में अक्सर पोलियो के केस देखने को मिलते थे। डेंगू का केस देख सकते हो, मलेरिया का देख सकते हो, हर बरसात के मौसम में ये रोग होना ही होना है, बारिश में। तो ये चीजें हो गई। आगे देखते हैं, पोलियो की बात करें तो पोलियो दोस्तों पूछा जाता है कि वायरस से होता है या जीवाणु से होता है। तो पोलियो एक संक्रामक रोग है और संक्रमण कौन करता है? वायरस करता है, जीवाणु नहीं करता। तो इसका जो संक्रामक जो विषाणु है वो होता है पोलियोमिलाइटिस विषाणु द्वारा, जबकि ये दूषित भोजन या दूषित जल द्वारा संचरण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा शुद्ध भोजन करिए, शुद्ध पानी पीजिए। अगर आप दूषित भोजन या दूषित जल पी रहे हो तो उससे ये वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश कर सकता है, और आपकी बॉडी में प्रवेश करते ही ये किसी भी बॉडी के पार्ट को क्या करता है? पोलियो युक्त बना देगा, अर्थात उसका सर्कुलेशन समाप्त कर देगा, क्योंकि ये नर्व सिस्टम पे अटैक करता है। और जब तंत्रिका तंत्र कोई काम नहीं करेगी, ब्रेन को आपके कोई संकेत नहीं देगी, कोई ऑर्डर नहीं देगी, तो वो बॉडी का पार्ट काम नहीं करेगा और वो पोलियो हो जाएगा, विकलांगता आ जाएगी। पोलियो के टीके की खोज जिसने की थी वो थे जोनास सॉल्क। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। लेकिन ध्यान देना, दो अलग अलग प्रकार की जो वैक्सीन होती है, एक होती है ट्राईवैलेट और एक होती है बाईवैलेट वैक्सीन, पोलियो रोग से संबंधित होती है। ट्राईवैलेट में क्या होता है, हालांकि मैं इसे आगे बताऊंगा आपको कि 3 प्रकार के अलग अलग विषाणु होते हैं जिससे पोलियो होता था। लेकिन अब ट्राईवैलेट वाला सिस्टम खत्म हो गया है पूरी दुनिया से। अब केवल बाईवैलेट है, यानी 2 विषाणु हैं जिनकी वजह से पोलियो ज्यादातर हो रहा है। तो केवल ऐसी वैक्सीन दी जाती है जो बाईवैलेट होती है। तो भारत में भी बाईवैलेट वैक्सीन का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे 2 प्रकार के जो विषाणु हैं जो पोलियो के हैं वो समाप्त होते हैं। आगे देखें, राइनो वायरस पैथोजिन। राइनो वायरस पैथोजिन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, और जुकाम एक संक्रामक विषाणु रोग है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको जुकाम होता है, नज़ला होता है या छींकें आती हैं, तो अक्सर या तो आप हाथ लगा लीजिए और हाथ को फिर बाद में हैंड वॉश करिए अच्छे से, या फिर आप हैंकी वगैरह रुमाल का प्रयोग करें ताकि वो विषाणु उड़ के दूसरे लोगों के पास न जा पाए। ध्यान देना कि जो जुकाम होता है वो किस वजह से होता है? राइनो वायरस पैथोजिन की वजह से होता है। निमोनिया की बात करें, जो सामान्यतः छोटे बच्चों को ज्यादातर होता है, क्योंकि ये निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है। और बच्चे क्या होते हैं, धूल डस्ट में जैसे ही जाते हैं, जब छोटे बच्चों को आप फैमिली धूल डस्ट के एरिया में लेके जा रही है, सड़क पे लेके जा रही है, तो उनके फेफड़े अभी उतने ताकतवर नहीं है, उतने मजबूत नहीं है कि वो उस तरीके के जो फॉग है या जो गंदगी या धूल है उसको झेल लें। तो उससे वो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होने से उनके फेफड़ों में सांस लेने की दिक्कत होती है, और ऐसे में बच्चों के लिए निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। और ये आपको विषाणु, जीवाणु, कवक तीनों से ही हो सकती है। अच्छा, पानी के प्रदूषण से होने वाले जो प्रमुख रोग हैं, जैसे अगर आप गंदा पानी पी रहे हो, जल प्रदूषित पी रहे हो, जैसे अमोनिया वाला है या आर्सेनिक वाला पानी है या भारी जल वाला पानी है या किसी प्रकार का जो केमिकल युक्त पानी है, तो आपको एक तो टाइफाइड हो सकता है, दूसरा पीलिया हो सकता है, तीसरा हैजा जिसे हम लोग कॉलरा भी कहते हैं। भाई पीलिया में भी क्या होता है, गंदा पानी, गंदा भोजन खाओगे तो आपकी बॉडी हल्की हल्की पीली लगने पड़ेगी, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आपको पीलिया हो जाता है। इंग्लिश में इसको जॉइंटिस भी कहते हैं। टाइफाइड एक फीवर होता है जो सामान्यतः आंतों का फीवर होता है, जिसमें आंतें पकड़ लेती हैं और आपका खाना नहीं पचता, आपको भूख नहीं लगती, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो इसी वायरस से होता है, और इसमें लीवर स्पेशली प्रभावित होता है। तो इसका अन्य नाम होता है यकृत शोथ। यकृत शोथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से लीवर ही प्रभावित होता है हेपेटाइटिस बी से, इसलिए इसको यकृत शोथ भी कहते हैं। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है ताकि इस रोग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, जानकारी दी जाए और वो इस रोग से बच सकें।
फिर आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों का उन्मूलन हो चुका है। भारत की बात कर रहा हूँ। जैसे चेचक को मुक्त घोषित कर दिया गया 1977 में। अब आप देखोगे तो अब भारत में बहुत ही कम केस, या यूं कहूं कि 100 में से या 1000 में से भी एक आध केस मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अब नहीं मिलता चेचक, जिसको हम लोग कहते हैं कि माता आ जाना। जैसे गांव में कहते हैं ना, छोटी माता आ गई या बड़ी माता आ गई, तो पूरे फेस पे दाने दाने हो जाते, गड्ढे से हो जाते छोटे छोटे, और बहुत गर्मी लगती है उस समय जो है कि बॉडी के अंदर बहुत। तो ये चेचक मुक्त भारत को घोषित किया गया। वहीं गिनी वर्म एक बीमारी थी जो कि सन 2000 में मुक्त घोषित कर दिया गया। और पोलियो मुक्त की बात करें तो अब भारत में 1000 में से एक आध केस ही मिल जाता है तो मिलता है, वरना वो भी नहीं मिलता। हालांकि 2 बूंद जिंदगी की आज भी सरकार योजना चलाती है। पोलियो वैक्सीनेशन लगातार किया जाता है, हर महीने के एक दिन को डिसाइड किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, और गांव में जो है कि महिलाएं पुरुष जो भी होते हैं वो जगह जगह जाके 5 साल के छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जरूर देते हैं पोलियो के रूप में। तो पोलियो भी अब मुक्त हो चुका है भारत में। तो ये 3 प्रमुख ऐसी बीमारियां हैं जो भारत से पूरी तरीके से उन्मूलन हो चुकी हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ता हूं, जो कि मैंने करंट सेक्शन में पढ़ाया भी था, कि जो सिकल सेल एनीमिया है ना, इसको समाप्त करने का लक्ष्य कितना रखा गया भारत सरकार के द्वारा, ये आपको बताना है। वहीं चेचक की बात करेंगे तो चेचक भी एक स्मॉल पॉक्स होता है या विषाणु रोग होता है। हालांकि 1977 में ही भारत से मुक्त हो गया, और इसका जो वायरस होता है वो वेरियोला वायरस से होता है। टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर साहब ने किया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और WHO ने 1980 में ही चेचक मुक्त विश्व घोषित कर दिया, यानी कि पूरी दुनिया से ही चेचक जैसी बीमारी चली गई। भाई भारत में पहले ही चली गई 1977 में, इसी तरीके से और भी कोई देश थे जहां जहां से वो धीरे धीरे जाती रही बीमारी, और 1980 में पूरे विश्व को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया। हालांकि अगर हम बात करें तो पहला किसी भी प्रकार का अगर टीका खोजने का श्रेय दिया जाता है तो वो एडवर्ड जेनर साहब को ही दिया जाता है। आगे देखें, एडिनो वायरस जो सामान्य विषाणु एक समूह है, और इससे बुखार, खांसी, दस्त, सर्दी, जुकाम आदि समस्याएं होती हैं। जबकि एड्स और HIV रेट्रो वायरस से होते हैं। जो एड्स या HIV जैसी प्रॉब्लम होती है ये रेट्रो वायरस से होते हैं, जबकि बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त ये सब एडिनो वायरस से होते हैं। तो एडिनो वायरस तो हल्का होता है, जिसको 1-2 दवाई देके हम लोग सही कर लेते हैं, क्योंकि फीवर आता है तो पैरासीटामोल खा लेते हैं, कालपोल खा लेते हैं, बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ। जुकाम होता है तो हम लोग निमोसलाइड खाते हैं प्लस सिटिजन खा लेते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। खांसी वगैरह होती है तो हम लोग कफ सिरप पी लेते हैं, तो ये बीमारी समाप्त हो जाती है। लेकिन एड्स जो है कि बीमारी नहीं खत्म होती, क्योंकि रेट्रो वायरस बहुत ही खतरनाक होता है। फिर एक आता है जीडोवुडिन, ये एजिडोथाइमिन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है, जिसे HIV या एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना कि एड्स का जो वायरस है वो कौन सा होता है, रेट्रो वायरस होता है, और इसको समाप्त करने के लिए हम लोग जीडोवुडिन या एजिडोथाइमिडिन नाम की दवा भी देते हैं डॉक्टर। फिर एलिसा की बात करें तो जो एलिसा परीक्षण भी किया था ना, ये भी एड्स की पहचान के लिए किया था। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसमें एक एंजाइम पे टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि इम्यूनो सॉर्बेंट एसे नाम से कि एड्स के अगर सिम्टम्स होंगे तो एलिसा के परीक्षण में पॉजिटिव आएगा, और अगर एड्स के सिम्टम्स नहीं होंगे, एड्स नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा। खसरा की बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीजल्स कहते हैं, ये विषाणु रोग है। फिर फुट एंड माउथ रोग की बात करें तो ये विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? यह भी विषाणु से होता है। ब्लैक क्वार्टर किससे होता है? यह भी विषाणु से होता है। काउ पॉक्स किससे होता है? यह भी विषाणुओं से होता है। और सभी दुधारू पशुओं या मवेशियों की ये रोग है। ध्यान देना कि जैसे फुट एंड माउथ रोग क्या होता है, जैसे पैर में खुरपका, मुंह पका, जिसे आप लोग कहते हो ना, जैसे बहुत सारे जानवरों को, इवन कि मैं भी जब गाय पालता था दोस्तों, मेरे घर पे भी एक छोटी सी गाय रहती थी, हो गया होगा करीब 17-18 साल हो गए होंगे, या 15-16 साल तो आराम से। तो आप देखोगे कि जानवरों के जो पैर होते हैं ना, जो खुर होते हैं, उनमें पस होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, और उनके वो खुर क्या होता है, खराब होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसमें मवाद भर जाता है और वो जानवर खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पैरों में ताकत नहीं रह जाती खुरों में, कि ताकि वो जमीन पे खड़े रह पाए। तो उसमें बहुत इलाज किया जाता है, बहुत पेन होता है उसमें जानवर को। मैंने खुद उस इलाज को किया है, इसलिए मैं इस चीज को बता सकता हूँ। और वो विषाणु से होता है, वायरस से होता है वो रोग। फिर एंथ्रेक्स रोग हो गया, ब्लैक क्वार्टर, काउ पॉक्स, ये सभी के सभी रोग किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। और आगे देखते हैं, एक बर्ड फ्लू है और एक स्वाइन फ्लू होता है। इन दोनों का जो आपको सिम्टम्स पता होना चाहिए नाम। तो देखो, बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा रोग भी इसे कहा जाता है, और ये H5N1 के द्वारा होता है। बर्ड फ्लू विषाणु, इसे बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा रोग भी कहते हैं, जो H5N1 से होता है। स्वाइन फ्लू विषाणु जो होता है H1N1 से होता है, और सुअर से यह प्रत्यक्ष रूप से फैलता है। इसीलिए
सुअर को क्या किया जाता है, सामान्यतः आवासीय जहां पे बस्तियां होती हैं उनसे दूर ही रखा जाता है ताकि स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी ना हो। तो स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है उसका नाम होता है H1N1 और बर्ड फ्लू का जो होता है H5N1। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कौन सा H5 से कौन सा N1 से है। जीका वायरस रोग का बात करेंगे तो इसका वाहक एडीज प्रजाति का मुख्यतः एडीज एजिप्टी मादा मच्छर के मच्छर होते हैं। तो जीका वायरस के लिए भी यही जिम्मेदार है, जैसे डेंगू मच्छर हो गया, चिकनगुनिया हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर चाहिए। कौन सी प्रजाति? क्यूलेक्स प्रजाति। अब यहाँ पे लास्ट हमारा एक पॉइंट होगा जो विषाणु से संबंधित होगा, फिर उसके बाद हम लोग जीवाणु की ओर बढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेमो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पीडीएफ के लिए वीडियो के नीचे ही दिया गया व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं इबोला वायरस का नामकरण जो हुआ था, इबोला नदी जो कि कांगो अफ्रीकी महाद्वीप का ये देश है, इसके नाम पे हुआ था। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर जो कांगो है वहां पर एक छोटा सा गांव था जिसके पास इबोला नदी बहती थी। तो उस गांव में ही इसके सिम्टम्स देखे गए जहां पे बहुत तेजी से लोगों की मृत्यु होने लगी। तो जब WHO ने उस पर रिसर्च की और भी दुनिया के देशों ने, तो पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा वायरस मिला है जो इबोला नदी के आसपास ही डेवलप होता है। कहाँ पे डेवलप हुआ? इबोला नदी के आसपास ही यह डेवलप हुआ सबसे पहले, हालांकि पूरी दुनिया में फिर यह फैल गया, तो इसलिए इसका नाम इबोला रख दिया गया। क्या रख दिया गया? इबोला। अभी पिछले कुछ ही साल पहले 2017-18 में केरल में जो है कि इसके बहुत सारे मामले आए थे। केरल में बहुत सारे मामले आए थे। पहला केस इसका 1976 में यहाँ पर मिला था इबोला नदी के पास, और WHO ने 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित किया कि 2014-12 के आसपास इसके बहुत सारे केस आए। केरल में भी 2017 में बहुत सारे केस देखने को मिले। तो ये तो था हमारा विषाणु जनित रोगों का चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं से संबंधित, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार मैचिंग के लिए आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित जो रोग होते हैं और उनके लिए कौन कौन से जीवाणु जिम्मेदार होते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे पहले। तो जीवाणु जनित अगर हम बीमारियों की बात करें तो पहले हम रोग के बारे में बात करेंगे। जैसे एक हो गया हैजा रोग, और ये विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है इसका? विब्रियो कॉलेरी। ये जिस जीवाणु से होता है उसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। वैसे प्लेग की बात करेंगे तो इसके लिए पास्चुरेला पेस्टिस जो है कि जिम्मेदार है। कोढ़ की बात करेंगे जिसे हम लोग लेप्रोसी भी कहते हैं, जो हमारे शरीर पे कहीं कहीं दाने, वो सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं ना, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट पे एकदम व्हाइट व्हाइट दाग हो जाते हैं, उसी को हम कोढ़ भी कहते थे। और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से होता है, लेप्रोसी। तपेदिक या टीबी की बात करेंगे जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो इसके लिए होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके माध्यम से ये हमें होता है। निमोनिया की बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिस होता है। टाइफाइड की बात करें तो सैल्मोनेला टाइफिस होता है। डिप्थीरिया की बात करें जिसका दूसरा नाम रोहिणी भी है, क्योंकि एक बार आरओ के एग्जाम में रोहिणी नाम से पूछा गया था ये प्रश्न, तो कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। और एक और बीमारी है जिसे हम लोग कहते हैं गोनोरिया। क्या नाम है? गोनोरिया। तो ये निसेरिया गोनोरी से होता है। सिफिलिस की बात करेंगे तो ट्रेपोनिमा पैलेडियम का होता है। काली खांसी की बात करें तो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस होती है। और टिटनेस का दूसरा नाम होता है दोस्तों लॉकजा भी कहते हैं, धनुष्टंकार भी कहते हैं। तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी इसका फुल फॉर्म होगा। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी इसका फुल फॉर्म, मतलब कि जीवाणु जो होता है वो होता है जिम्मेदार इसके लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके बारे में कि अगर आपकी फूड पॉइजनिंग हो रही है, भोजन विषाक्तता, तो सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु से होती है। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि इस स्कूल के बच्चे MDM भोजन करके बीमार पड़ गए, उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, तो डॉक्टर रिपोर्ट बताता है कि भाई भोजन में फूड पॉइजनिंग थी। तो रिपोर्ट जब जांच होती है कि फूड पॉइजनिंग थी, तो वो फूड पॉइजनिंग हुई कैसे? क्योंकि भाई इतने दिनों से भोजन खा रहे थे बच्चे, लेकिन तब तो बीमार नहीं पड़े। तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं सैल्मोनेला बैसिलाई नाम का जीवाणु प्रवेश कर गया उस भोजन में, और जब उस भोजन को पकाया गया और उसे लोगों ने जब खाया, बच्चों ने, तो बीमार पड़ गए। भोजन का विषाक्त होना अर्थात बाटुलिज्म रोग क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म नामक जीवाणु से होता है। अब देखो, एक होती है भोजन की विषाक्तता और एक होता है भोजन का विषाक्त होना। तो फूड पॉइजनिंग तो ये होती है जब हम खाना बनाते तब भी इसमें प्रवेश कर जाती है, और लेकिन एक होता है कि भोजन सही होता है लेकिन उसको 1-2 दिन 3-4 दिन रख दो अगर बना के, तो धीरे धीरे वो खराब होता चला जाता है, उसमें फंगस आने लगती है। तो उसमें एक जीवाणु प्रवेश करता है बाटुलिज्म रोग, जिससे होता है क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम से होता है। और बाटुलिज्म का मतलब क्या होता है? तो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन जो हमारे बॉडी में प्रवेश करता है। बैसिलस हीमोफिलस की बात करेंगे, इन्फ्लुएंजा, ये कारक जो होता है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का होता है, जिसको मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसका एक स्वरूप होता है। तो बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है वो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर का एक स्वरूप भी होता है।
और आगे देखते हैं तो एक मेंटॉक्स जो है कि परीक्षण अक्सर आप लोगों ने भी कभी कभी कराया होगा, क्योंकि डॉक्टर भी कराते हैं। अगर आपको कभी लंबे समय से खांसी आ रही है, या लंबे समय से बुखार नहीं जा रहा है, या लंबे समय से कोई घाव ऐसा है जो समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि टीबी का केवल एक पहचान नहीं है कि खांसी आ रही है तो आपको टीबी है। कभी कभी टीबी ऐसे भी रूप में होती है कि खांसी नहीं भी आएगी ना तो भी आपकी बॉडी में टीबी के सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे भारत में 90% एक केस ऐसा चल रहा है कि अगर महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनके यूट्रस में, फिलोपियन ट्यूब में टीबी होती है, जिसकी वजह से वो बच्चों को कंसीव नहीं कर पाती, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। 90% केसेस हमारे भारत में ऐसे देखने को मिलते हैं। तो टीबी कहीं पर भी हो सकती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, फेफड़ों में पानी के रूप में हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो केवल खांसी वाली ही टीबी नहीं कही जाती, बल्कि और भी रूप होते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर क्या कराते हैं, एक मेंटॉक्स नाम का एक परीक्षण कराते हैं जो टीबी रोग से संबंधित है। और उसी तरीके से बीसीजी की बात करें तो बैसिलस कॉलमेट यूरिन का टीका तपेदिक यानी टीबी के बचाव से दिया जाता है, और शिशु को लगाया जाता है जन्म से 12 माह के अंदर। पहले तो इसकी कोशिश ये रहती है कि जन्म होते ही जो है कि बच्चों को टीका लगा दिया जाता है, ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट में जब आते हैं, क्योंकि वो पेट के अंदर से जब निकल कर बाहर आते हैं, बाहर के वायुमंडल में, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कवक, फंगस, विषाणु, वायरस होते हैं, जीवाणु, जो बच्चों को घेरते हैं, और बच्चों को बहुत सारी बीमारी शुरू शुरू में होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, शुरू के 2 साल 3 साल बच्चों की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे में बच्चे की बॉडी बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, और वो बहुत जल्दी कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है, बीमारी पकड़ लेती है, तो परेशान हो जाता है। तो ऐसे में तुरंत जो है कि टीबी या तपेदिक से बचाव के लिए जन्म के बाद टीका लगाया जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं लग पाया तो वो 12 महीने के अंदर जरूर लगवा ले, जब उसका जन्म हुआ है। 12 महीने के बाद लगवाएगा तो उसको कोई असर नहीं रह जाएगा। और अगर हम देखें तो वायु द्वारा होने वाला, जो हवा द्वारा, क्योंकि हवा में इसके बैक्टीरिया जो है कि घूमते रहते हैं, तो टीबी रोग हो सकता है। पानी के द्वारा, अगर आप गंदा पानी पी रहे हो तो आपको हैजा, कॉलरा हो सकता है। संपर्क के द्वारा सिफिलिस हो सकता है। घाव द्वारा टिटनेस हो सकता है। जैसे आपसे कहा जाता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और अचानक लोहे की छड़ पे गिर गए, या लोहे की कील चुभ गई, या कोई कांटा चुभ गया, तो आपका अगर ब्लड बाहर निकल आया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया घाव की वजह से, तो उसमें कहा जाता है ना कि आप टिटनेस का टीका लगवा लो, क्योंकि ब्लड जैसी फटा है आपका, तो उस एरिया में हो सकता है बहुत सारे इन्फेक्शन प्रवेश कर गए, बैक्टीरिया प्रवेश कर गए, जो आपके ब्लड को प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए आप टिटनेस की सुई लगवा लीजिए। तो टिटनेस की सुई लगवानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की जो बीमारी हो वो नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, प्लेग के बारे में बात करेंगे तो प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है। मलेरिया की बात करेंगे तो ये मच्छरों के काटने से फैलता है। बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से होता है। टाइफाइड की बात करें तो इससे आंतें प्रभावित होती हैं। और साल्मोनेला टाइफी इसका एक जीवाणु होता है, जिसके द्वारा ये टाइफाइड बीमारी होती है। स्पेशली इसमें बुखार आता है और इससे आंतें प्रभावित होती हैं। दंत क्षय या दंत क्षरण बैक्टीरियल संक्रमण है। जैसे आपके दांतों में खट्टापन लगता है, कभी ठंडा लगता है, गर्म लगता है, आपके दांतों में कैविटी जम रही होती है, आपके दांतों से खून आ रहा होता है, पायरिया की बीमारी होती है, आपके दांतों से स्मेल आ रही होती है। किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है वो जीवाणु बीमारी होती है, कभी भी वायरस वाली बीमारी नहीं होती है, कवक की बीमारी नहीं होती है। केवल और केवल जीवाणु उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, और जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटॉन्स, या फिर दूसरा आप लैक्टोबैसिलस भी कह सकते हो, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अच्छा, लैक्टोबैसिलस का आपको याद होगा कि दूध से दही जमाने के लिए, दूध से मक्खन, दूध से घी, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस का। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ दवाइयाँ भी दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो आपको दवाइयों के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कि जब इस प्रकार के जीवाणुओं से जो बीमारी होती है तो उससे बचाव के लिए डॉक्टर कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। बायोटिक का मतलब होता है जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया से निकला ये वर्ड, बैक्टीरिया से बायोटिक निकला। और बैक्टीरिया को मारने के लिए जो एंटी दवाइयाँ होती हैं, जिसको हम जीवाणु रोधी कहते हैं, जैसे पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलिन हो गया, सल्फाडाइजिन हो गया, क्लोरेम्फेनिकॉल हो गया, तो ये सभी दवाइयां एंटीबायोटिक होती हैं। और स्पेशली जिन दवाइयों में सल्फर ड्रग मिला होता है ना, वो सभी की सभी एंटीबायोटिक होती हैं। जैसे ये तो है ही है। इसके बाद सल्फोनामाइड देख लीजिए, सल्फामेराइजिन देखिए, सल्फाडाइजिन देखिए, सिबाजोल देखिए। तो ये सभी दवाइयां जो है वो सल्फर ड्रग पे आधारित हैं। और ये आरओ का प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि सल्फर ड्रग पे आधारित जो दवा होती है वो एंटीबायोटिक दवा के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? एंटीबायोटिक रूप में जानी जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, अब देखिए हमने पढ़ लिया, विषाणु का पढ़ लिया, जीवाणु का पढ़ लिया। अब जरा कवकों से होने वाले रोगों को भी हमें एक नजर देख लेना चाहिए कि कवक से कौन कौन से मुख्य रोग होते हैं जो हमें पता होने चाहिए।
तो कवकों से होने वाले रोग जो होते हैं, देखिए पशुओं से अगर मानव आबादी में फैलने वाले रोगों को क्या कहता है, जूनोटिक रोग कहा जाता है या जूनोसिस। जैसे ये जीवाणुओं से भी हो सकते हैं, विषाणुओं से भी हो सकते हैं, परजीवी से भी फैलते हैं। ध्यान देना कि कुछ जीवाणु होते हैं जो किसी जानवर को संक्रमित करते हैं, और अगर हम उन जानवरों के संपर्क में रहते हैं तो उस जानवरों से हमारे पास आ सकते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी अगर हम पालन करते हैं, घोड़े वगैरह का, और अगर उन्हें कोई जीवाणु का रोग है या किसी विषाणु का रोग है या किसी परजीवी का रोग है, तो वो अगर हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो सारे के सारे जीवाणु, विषाणु, परजीवी, या हमें भी वो बीमारी हो जाती है जिससे जानवर हमारा प्रभावित था, तो हम जानवरों के संपर्क में आके अपने पास ये रोग लेकर आ रहे हैं। इट मीन्स कि पशुओं से मानव आबादी में आ रहा है। तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, जूनोटिक कहते हैं, जूनोसिस कहते हैं। अब यहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस जो कवक होते हैं, ये कवक जनित बीमारी है और जो कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले को प्रभावित करती है। जो म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी है, ये स्पेशली उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होती है। और मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर आप इम्यूनिटी सिस्टम को अपना बढ़िया रखना चाहते हो, किसी प्रकार की बीमारी से लड़ने में सक्षम होना चाहते हो, तो आपको विटामिन सी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। अब विटामिन सी के लिए क्या है, एक तो लिमसी टैबलेट आती है छोटी सी, जो चूसने वाली होती है, पिंक कलर की होती है। आप उसे चूसोगे, हल्का हल्का खट्टा लगेगा, स्वाद अच्छा होता है। विटामिन सी आपके लिए बढ़ सकती है। या फिर आप विटामिन सी के लिए सबसे बेहतर है, इस समय मौसमी इस समय में कीनू का फल आ रहा है जो पीले रंग का होता है, कई जगह उसे संतरे के रूप में बेच दिया जाता है। संतरा खा सकते हो, मौसमी का जूस पी सकते हैं, अनानास खा सकते हो, नींबू का प्रयोग कर सकते हो, आंवले का प्रयोग कर सकते हो। जितनी भी खट्टी चीजें हैं जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, तो अगर आप इन सब चीजों का सेवन करते हो तो आपको विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में रहेगी आपकी बॉडी में। और विटामिन सी अधिक होने से आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, जो आप बीमारियों से लड़ सकते हो, वो और स्ट्रांग होगी। तो छोटी मोटी बीमारी से आप इजीली लड़ सकते हो। तो म्यूकरमाइकोसिस कैसी बीमारी है, एक कवक जनित बीमारी है। फिर एक आती है अर्गाटत्व। ठीक है, अर्गाटत्व ये संदूषित अनाज के उपभोग से होती है और इसका जो वाहक होता है क्लेवीसेप्स परपुपिया होता है। क्लेवीसेप्स परपुरिया नामक एक कवक होता है, इसके द्वारा ये होता है। फिर इसी तरीके से एक हाथी पांव होता है दोस्तों, हाथी पांव, जिसको हम लोग एथलीट फुट भी कहते हैं। ये भी एक कवक जनित बीमारी होती है, जो गांव में कहते हैं ना कि भाई मेरे दादाजी के या मेरे माताजी के एक हाथी पांव की बीमारी हो रही है, जिसमें पैर क्या होता है, घुटने के नीचे बहुत मोटा हो जाता है, पंजा वंजा लेकर पूरी पिंडली, एंकल, ये सब इतना मोटा हो जाता है कि देखने में वो हाथी के पैर की तरह लगता है, इसलिए उसको हाथी पांव या एथलीट फुट भी कहा जाता है। और ये एक कवक जनित बीमारी है जिसके लिए जो वाहक कवक होता है वो होता है ट्राइकोफाइटोन। और कवक जनित बीमारी कुछ और भी होती है, जैसे आपके दाद हो रहा है, खाज हो रही है, खुजली हो रही है, गंजापन हो रहा है, तो ध्यान देना कि आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि आपके सर में क्या होती है, डैंड्रफ होती है, फंगस होती है। तो फंगस मतलब कवक, डैंड्रफ मतलब कवक। तो ये कवक की वजह से आपके शरीर में गंजापन आ रहा होता है, सिर में दाद वगैरह अगर कहीं पे हो रहा है तो आप उसे खुजलाते हो, फिर उसके ऊपर दवा लगाते हो, टीनाडम वगैरह बहुत सारी दवाइयां होती हैं जिससे आपको आराम मिल जाता है। तो ये सभी जो बीमारियां होती हैं ये कवक ओरिएंटेड होती है, कवक की वजह से ये बीमारियां होती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अन्य परजीवी रोगों के बारे में बात करेंगे जो प्रोटोजुआ के माध्यम से हो सकते हैं या परजीवी के रूप में। तो किसने खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी से होता है? तो इसकी खोज रोनाल्ड रॉस महोदय ने की थी। यह कहा था कि जो मलेरिया जैसी बीमारी है ये आपके प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। फिर आगे देखते हैं गोल कृमि, जिसको हम लोग निमेटोड भी कहते हैं, इससे होने वाला जो रोग होता है वो फाइलेरिया होता है। क्या होता है? फाइलेरिया। और अन्य नाम इसका क्या होता है? फील पांव होता है। मलेरिया होता है प्रोटोजुआ से, पोलियो होता है विषाणु से, तपेदिक होता है जीवाणु से, दाद होता है कवक से, प्लेग होता है जीवाणु से। आगे देखें तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे निद्रा रोग की, जिसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। यह एक बीमारी होती है जो कि ट्रिप्नोसोमा नाम का एक कोशिकीय जीव होता है, जो कि एक प्रोटोजुआ होता है, इसके द्वारा निद्रा रोग होता है। तो स्लीपिंग सिकनेस सिंपल किसके द्वारा होता है? ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होता है, या यूं कह सकते हैं कि हम ये एक प्रोटोजुआ बीमारी होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ये वंशागति रोग। फिर इसके बाद दोस्तों मुश्किल से कोशिश रहेगी 3 वीडियोस और आएंगी आपको बायोलॉजी के लिए, और आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, या हो सकता है 2, उसके बाद नहीं। यानी कल भी आएगी, कल 1 तारीख है, नया साल है आप सभी के लिए, तो कल भी इसकी क्लास आएगी और 2 तारीख को भी आएगी, और 2 तारीख को आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे देखते हैं वंशागति रोग के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये समझिए कि जो वंशागति रोग होते हैं वो एक तरीके से जेनेटिक बीमारी कहलाती हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाली बीमारियों को हम लोग वंशागति रोग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक जीन ऐसा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक सबसे खास बात मैं बता दूं आपको, इसमें हमेशा
जो महिला होती है वो हमेशा वाहक होती है। हमेशा का मतलब 99% आप समझ लीजिए, ये वाहक होती है। ये हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग को ले जाती है और इससे प्रभावित होने वाले जो होते हैं वो होते हैं पुरुष। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं वो सामान्यतः पुरुषों में होती है या महिलाओं में या दोनों में, तो सामान्यतः वर्ड लगा हुआ है। सामान्यतः का मतलब होता है कि सबसे अधिक बीमारी किस में होती है? पुरुषों में होती है। अपवाद के तौर पे 1% केस ऐसा हो सकता है कि महिलाओं में भी यह बीमारी हो सकती है, लेकिन पुरुषों में ही सबसे अधिक होती है, इसलिए सामान्य तौर पे पुरुष ही इससे प्रभावित होते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो महिला का गुणसूत्र होता है दोस्तों वो XX होता है। अगर एक X पे H बना हुआ देता है एग्जामिनर, इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गई? वाहक हो गई। ठीक है, किसी भी एक जेनेटिक बीमारी की वाहक हो गई। अगर XX ऐसे बना हुआ है और दोनों पे H है तो इसका मतलब ये वाहक नहीं है बल्कि ये पीड़ित है। इट मीन्स कि ये खुद एक रोगी है, और ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा केवल और केवल 1%, जबकि ऐसा केस देखने को मिलेगा 90%, 99%। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि महिलाएं अधिकतर वंशागति रोग की क्या होती हैं? वाहक होती हैं, और पुरुष हमेशा प्रभावित होता है। अब जैसे इसमें एक रंजकहीनता की बात करेंगे तो एल्बिनिज्म जिसे हम कहते हैं, यह एक आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों, आंखों में मेलानिन नामक रंजक अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से बाल क्या होते हैं? काले नहीं होते, ब्राउन होते हैं, आंखें भूरी हो जाती हैं। ठीक, त्वचा भी जो है कि अलग कलर की हो जाती है। तो मेलानिन हमारा कलर को डिसाइड करता है, तो इसको हम रंजकहीनता कहते हैं। यह भी एक तरीके से जेनेटिक बीमारी है। वहीं अगर आप देखोगे तो एक हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं अधीर रक्तस्राव। यह भी एक वर्णांधता एवं आनुवंशिक रोग है, यानी कि वर्णांधता जो कि कलर ब्लाइंडनेस होती है, जिसमें सामान्यतः लाल और हरा रंग देखने में दिक्कत होती है। लोगों को ऐसा लगेगा कि उन्हें दोनों रंगों में कंफ्यूजन है देखने, वो क्लियर नहीं देख पा रहे हैं कि लाल कौन सा हरा कौन सा है। और इसी तरीके से अधीर रक्तस्राव हीमोफीलिया, जब किसी व्यक्ति को अगर कोई ऐसी बीमारी है जेनेटिकली, तो अक्सर उनका जब ब्लड वगैरह सीक्रेट होता है यानी कि बहने लगता है कटने उठने पर, तो वो सामान्यतः ब्लड रुकता नहीं मतलब देर में रुकेगा, आधे पौन घंटे बाद रुकेगा, यानी उनका ब्लड काफी बहता रहता है। एक व्यक्ति जो कि फेनिलकीटोन्यूरिया नामक आनुवंशिक रोग से ग्रसित है तो उसे जड़ता यानी मानसिक जड़ता या भूलना कहते हैं, इस प्रकार की अगर उसे कोई बीमारी है तो। फिर यहाँ हम देखेंगे बबल बेबी सिंड्रोम। बबल बेबी सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग होता है जो कि शिशु का इम्यूनिटी सिस्टम फेल कर देता है, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो असफल हो जाता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है, और यह मंगोली जड़ता भी कहते हैं इसे, बिकॉज इसमें सिर गोल होता है, गर्दन मोटी होती है, मुख खुला होता है और आंखें तिरछी होती हैं। ऐसा लगता है कि मंगोलों की तरह दिख रहा है। और इसका एक अन्य नाम होता है ट्राइसोमी 21 यानी त्रिगुण सूत्रता, क्योंकि ये इसी वाले जो सूत्र होता है गुणसूत्र 21 नंबर का, इसी में 3 जो है कि विखंडन हो जाते हैं, 2 की जगह 3 विखंडन होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। पेशी दुष्पोषण मस्कुलर डायस्ट्रोफी, यह भी एक आनुवंशिक रोग है, और एक वर्णांध पुरुष सामान्य या स्वस्थ महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में, क्योंकि स्किप वाले पैटर्न पे चलता है। किस पे चलता है? स्किप पैटर्न पर चलता है। ठीक है, और एक वर्णांध पुरुष सामान्य या स्वास्थ्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे? भाई पुत्रियों के पुत्रों में हो जाएंगे। थैलीसीमिया की बात करें तो ये रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है, और यह एक आनुवंशिक रोग होता है जिससे रक्त प्रभावित होता है। भाई जब हीमोग्लोबिन का ही संश्लेषण नहीं होगा यानी HB का संश्लेषण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका रक्त प्रभावित होगा, और रक्त में भी क्या? RBC प्रभावित होगी, तो ये प्रॉब्लम होती है, और इसी को हम लोग थैलीसीमिया कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। PDF के लिए WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वहां से पूरी डिटेल मिल सकती है आपको, वहीं से आप परचेस खरीद पाएंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।